हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सीईटी के जो नए रूल एडवर्टाइज हुए हैं 31 दिसंबर 2024 को, उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी चीज पुरानी सीईटी से उठाई गई है, कौन सी चीज नई ऐड की गई है इसमें, जिसमें आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि जितने भी आपको रियल टाइम अपडेट होंगे, बेशक वो एचएसएस से रिलेटेड हो, बेशक वो एसएस से रिलेटेड हो, बेशक वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, आपको सारे के सारे अपडेट ब्रीफ में या फिर एक शॉर्ट तरीके से आपको वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये मस्ट रहेगा। उसका रीजन ये है कि कई चीजें ऐसी होती है जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, जैसे कि जो इस चैनल से कनेक्टेड उनको पता होगा कि मैं काफी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा। तो उसका रीजन ये था कि मैं अपने खुद के ज्वाइनिंग प्रोसेस में थोड़ा बिजी था, लेकिन अब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से रेगुलर वीडियो आने शुरू हो जाएंगी, जिससे कि आपको जितने भी मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगी आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ। अब बात करते हैं आपकी गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में, जो 31 दिसंबर 2024 को इशू की गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपकी ग्रुप सी की थी और ग्रुप डी की थी, जो रूल्स है वो एक ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप सी के बारे में। अब जो ग्रुप सी का सीईटी होगा ना, उसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। अब कई सोचेंगे जो ग्रुप सी की जितनी पोस्ट है वो सारी की सारी सीईटी के थ्रू ली जाएगी, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपको टीचिंग पोस्ट जो आपकी पीआरटी हो गया और आपका टीजीटी होगा, ठीक है, ये दो ऐसे एग्जाम है टीचिंग के जो एचएसएससी कंडक्ट करता है, और जो इससे रिलेटेड जो इससे अलग हो जाए पीजीटी हो गया, वो आपका एचपीएससी लेता है। ठीक है, मतलब पीआरटी और टीजीटी जो है ना, वो टीचिंग एग्जाम है, वो सीईटी में इंक्लूड है नहीं। ठीक है, अब जो और बाकी जितनी भी पोस्ट है, बेशक वो पुलिस की हो, बेशक वो होमगार्ड की हो, बेशक वो आपकी ग्राम सचिव, पटवारी, या फिर जो भी जितनी पोस्ट होती है ग्रुप सी की, वो सारी की सारी सीईटी में इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें एक लिखा हुआ है कि जो 5 मई 2022 को जो नोटिफिकेशन आई थी, उसमें से कई सारी चीजें ऐसी है जो इसमें से ली गई है। ठीक है, कौन कौन सी ली गई वो मैं आखिरी में बताऊंगा। स्टार्टिंग में आपको प्रोसेस, इसका जो मेन चीज जो आपको नोट करने को, सारी की सारी चीज आपको इसमें पता लग जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सीईटी के प्रोसेस मैप के बारे में। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा सीईटी का। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि ओटीआर होती है आपकी, नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे और आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितनी भी जो आपकी बेसिक डिटेल है ना, वो इसमें फिल कर ली जाएगी। और आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे ही फीस लगती है। फॉर एग्जांपल जो फीस होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें फीस कटेगी, उसके बाद जितने भी प्रोसेस होंगे ना, उसमें कोई फीस नहीं कटेगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आपका ओटीआर हो गया, ओटीआर के बाद आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये टाइम कितना लगेगा, कितना कितने टाइम बाद एग्जाम होगा, भी तो लोगों के अंदर स्पेकुलेशन है कि जून में एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहेगी, और कब एग्जाम हो सकता है, आपको किस टाइम को टारगेट मान के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। अभी पॉइंट ये है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया। ठीक है, मान लो आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपका मेंस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन होंगे। मतलब ये नहीं कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कर दिया उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा कि आपको किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। मान लो आपकी 4000 पोस्ट, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कभी आप ये सोचो भी 4000 पोस्ट ही एडवर्टाइज होगी, हो सकता है वो 40000 भी हो जाए। ठीक है, और हो सकता है वो 20000 हो, वो मैटर करेगा। वो टाइम टू टाइम आरटीआई लगा लूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जुड़े रहे चैनल से, आपको जितने भी ऑथेंटिक अपडेट है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आपका मेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा। मान लो 20000 पोस्ट आपकी एडवर्टाइज हुई, 20000 में से हो सकता है कि आप 10000 के एलिजिबल हो। ठीक है, उनके लिए आपका ये फॉर्म फिल होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। वो मेंस एग्जाम मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं आपको प्रोसेस में आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ प्रोसेस देख लो कि मैप किस तरीके से काम करेगा। मेंस एग्जाम के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फिल होगी। पोस्ट प्रेफरेंस फिल होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेकंड प्रोसेस शुरू होना, फिर बेटर रहता है। उसका रीजन ये होता है कि दोबारा बच्चे रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस मैप रहेगा आपके सीईटी का। अब इसमें मैंने जो मेन पॉइंट्स वो सारे बता दिए। इसके बीच में कई सारे पॉइंट अगर ऐड होते, जैसे कि अब की बार जो सीईटी हुआ था, आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस शायद 3 से 4 बार भरवाई गई थी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अब की बार जो जितने भी फ्लोज थे आपके सीईटी में, वो सारे के सारे रिजोल्व हो गए हो। कुछ तो रिजोल्व हो गए, कुछ वैसे पेंडिंग है अभी, उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि
ताकि चेयरमैन साहब उस चीज को भी रिजोल्व कर दे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट के बारे में। अब देखो, अब इसमें पहला जो पॉइंट है ना उसमें यही है कि जितने भी आपकी पोस्ट होगी ना, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आपको पता है ग्रुप नंबर, आपके ग्रुप बनेंगे, जैसे कि आपको जेई का हो गया, जेई की अलग पोस्ट होगी, उसके आपके टेक्निकल आपकी जितनी भी चीजें पूछी गई थी वो सारी सारी होंगी, क्वालिफिकेशन अलग हुई, सिलेबस अलग होगा। तो फर्स्ट में ये लिख रखा है, उसमें आपकी जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइज होगी ना उसमें लिखा होगा कि भी कितनी पर्टिकुलर पोस्ट पे क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक है, ये सारी सारी इसमें लिखी होगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है, एग्जैक्ट 10 टाइम, थोड़े बहुत ज्यादा हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल आपके 10 गुना उठा ले, जो 10 गुना की आखिरी कैंडिडेट में जो कट ऑफ हुई आपकी 64 गई, मान लो अब 64 पे 100 कैंडिडेट है तो इन सबको उठा लिया जाएगा, ये नहीं कि लास्ट कैंडिडेट को उठाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेन चीज नोट करने क्या है कि 10 टाइम्स है आपकी बारी, 4 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स है। लेकिन 10 टाइम्स मतलब ये नहीं कि आपको कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब मान लो आपकी बार तो वैकेंसी ज्यादा थी, अब जैसे कि ग्राम सचिव की पोस्ट थी या पटवारी की पोस्ट थी, मैं इतना गारंटी साथ कह सकता हूं पटवारी की बेशक आ जाए 2-3, मतलब 2-3 हजार पोस्ट, वो भी मतलब ये मैं गारंटी नहीं कह रहा मतलब कि आ सकती है, पर मेरे को ये लगता है, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ग्राम सचिव और पटवारी की पोस्ट अब एडवर्टाइज नहीं होंगी। उसका रीजन ये है, सरप्लस हो चुकी है। अब ग्राम सचिव की ये लगा लो मैक्सिमम, मतलब अगर मैं सब कुछ कंक्लूड कर लूं या फिर मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूं तो ये लगा लो अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा नहीं कहता, 200 से 300 पोस्ट वेकेंट मिलेंगे पूरे ऑल ओवर हरियाणा में, और ये पोस्ट फिल नहीं होने वाली अगले 10 से 20 साल के अंदर। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि जो वैकेंसीज आएंगी, मान लो कलर की वैकेंसी आपकी 4000 आई, ठीक है, वो 4000 में आपको 40,000 वैकेंसी आपकी, मतलब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। लेकिन कलर इतनी, मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करोगे तो कलर के लिए पढ़ोगे, आपको तैयारी किसके लिए करनी चाहिए, जो आपकी पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट हो, मतलब मान लो लेवल 6 की कोई भी पोस्ट हुई, वो तो इतना है नहीं, 4000 5000 वैकेंसी होगी, वो होंगी आपकी 4 या से 10 तक हो जाएंगी। मान लो 10 होगी तो उसका अगर 10 गुना करोगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 100 कैंडिडेट उठाए जाएंगे, तो आपको टॉप 100 में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस करके आपको टॉप लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे प्रिपरेशन करनी है सब कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चलूंगा। अभी सिर्फ सिर्फ आप प्रोसेस देख लो, रूल्स देख लो, रूल्स किस तरीके से है, जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, आपका कॉमन एग्जामिनेशन हो, जैसे कि आपका ग्रुप 56 में था, ग्रुप 56 में बहुत सारी ऐसी पोस्ट थी जिसमें आपको कॉमन क्वालिफिकेशन थी, ग्रेजुएशन थी, तो उसका कॉमन एग्जामिनेशन ले लिया गया। जैसे कि मान लो आपको ग्रुप 56 का एग्जाम एक ही ले लिया गया था, और आपका ग्रुप 57 का एक एग्जाम था, वैसे ही बहुत सारे एग्जाम आपके इकट्ठे ले लिए जाएंगे बहुत सारी पोस्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं लो एप्लीकेशन के बारे में। फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा ना 20 ग्रुप थे जिसमें कि आपकी बहुत कम कैंडिडेट, मतलब 4 गुना से भी कम कैंडिडेट थे, तो उसमें क्या होगा कि सीईटी जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है, जो कि आपका क्वालिफिकेशन सिनेरियो 50% आपका जनरल कैटेगरी के लिए और 40% आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो इसको एचएसएससी इसको कम कर सकती है। अब कम करने का रीजन ये होगा 10 गुना कैंडिडेट ज्यादा आ जाए, उसका बेनिफिट ये होगा कि हेल्दी कंपटीशन आपका इस एग्जाम सिनेरियो में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट के बारे में। मैंने आपको बता दिया, जो आपको मैंने पहले बताया ना, पोस्ट प्रेफरेंस आपकी फिल होगी, इस पोस्ट प्रेफरेंस के बाद आपका फाइनल मेरिट आपकी हो जाएगी डिक्लेयर। ठीक है, अब ये सारे के सारे पॉइंट आपके जितने भी मैंने आपको बताए है ना, इनके बाद में जो मेन पॉइंट है जो हाईलाइट कर रखा था, ये बहुत मेन पॉइंट है। उसका रीजन ये है कि भाई जो पॉलिसी है ना वो टाइम टू टाइम रिव्यू होती रहेगी, और कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ये नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है, बाकी हो सकता था अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाते कि भाई 10 गुना है। ठीक है, अब अगर ये क्वालिफाई हो जाता तो कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका 10 गुना में नाम नहीं आएगा, और मतलब ये लगा लो, अब मान लो 12 लाख कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया, मतलब मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल दे बताता हूं, मान लो 12 लाख ने आपका एग्जाम दिया, उन 12 लाख में से मान लो 12,000 आपकी एडवर्टाइज होगी पोस्ट, तो लिए कितने जाएंगे, ओनली 12,000, मतलब कितना 1,20,000 लिए जाएंगे, मतलब 1,20,000 में रफली मान के चल रहा हूं, ये होंगे तो 1,20,000 से कम, लेकिन 1,20,000 मान लो आप। लेकिन जो बाकी बच गया आपके करीब 10 से 11 लाख, मतलब एक लमसम अमाउंट मान के चल रहा हूं मैं, 10 से 11 लाख जो बच गए, अब ये बहुत ज्यादा कैंडिडेट है, ये कम है। अब की बार क्या हुआ था, क्वालिफाई चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, लेकिन क्वालिफाई ना चाहने वाले जो 4 गुना में थे वो बहुत कम थे। ठीक है, इसलिए बार बार पेपर में केस होते रहे और वो डिले होता रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10 गुना है, आपको लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट वो कमियां ढूंढते रहते हैं पेपर होने के बाद, पेपर होने से पहले अगर कमी पता लग जाए और उस पर काम कर लिया जाए तो बेटर रहता है। उसका रीजन ये है कि आगे जाके दिक्कत नहीं आती और जरा डिले नहीं होता। ठीक है, 10 गुना ठीक है, मैं गलत नहीं मानता, बट अगर क्वालिफाई हो जाता तो कोई भी
केस करने लायक नहीं होता, पर कोई बात नहीं, अगर नहीं होता हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम 10 गुना के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब जो हो चुका सो हो चुका। अब जो कुछ एक चीजें ऐसी है जो अब इसमें सीईटी में चेंज करने की जरूरत है, जो उसमें ऐड करने की जरूरत है, टाइम टू टाइम जो चेयरमैन साहब है उसको रिव्यू करते रहेंगे। और जो हमारी तरफ से ऐसा है कि भाई अगर जरूरी तो नहीं कि भाई हर एक चीज उनके बिहाफ में उनके दिमाग में आए या ना आए, अब हमको भी हमारा भी ये कर्तव्य है कि अगर हमारे दिमाग में कोई भी चीज आती है कि इसमें चेंज करने की जरूरत है, वो हम टाइम टू टाइम चेयरमैन साहब को या फिर किसी भी अथॉरिटी को बताते रहे। ठीक है, अब ये है हो गया। अब जो मेन चीज था वो यही था कि भाई टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करती रहेगी एचएसएससी। मेन चीज जितने भी जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, अब जो आपका एलिजिबिलिटी वो बिल्कुल सेम टू सेम आपका 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका ग्रुप सी पोस्ट के लिए। और ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये बाकी सेम टू सेम आपका सिलेबस वही है, जो 75% आपका अदर सब्जेक्ट है और 25% आपका हरियाणा जीके है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज लोगों का देखने का क्या है, 10+2 लेवल का आपका जो एग्जाम लेवल आता है, लेकिन 10+2 का नहीं आता, वैसे 10 तक का आता है। मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप मास्टरी करो 10th लेवल तक की, उसके बाद 12th तक का जो आपका सिलेबस है उसको कवर कर लेना, क्योंकि 10th तक का मैक्सिमम मेजोरिटी जो आपका 75 to 80% सिलेबस होता है ना, वो आपका 10th तक का आता है। 12th तक का मुश्किल से आपका यार ज्यादा मान के चलता है 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे 12th तक के। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप 10th तक का आपका मैथ, रीजनिंग और आपका जीके तो वैसे देखो ऐसा है कि जीके जितनी करोगे उतनी कम है। ठीक है, जो आपके बहुत सारे ऐसे सोर्स है जो बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ। तो 75% जो सिलेबस है ना वो आपका आएगा अदर सब्जेक्ट से, 25% आपका हरियाणा जीके से। ठीक है, बाकी इसके बारे में डीप डिस्कशन एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो और जो हमारा सेकंड था वो तो आपका मैंने बताया था कि 10+2 लेवल का होगा, और बाकी हिंदी और इंग्लिश मैट्रिक लेवल कह रहे हैं। पिछली बार भी सेम सिलेबस था, पर कोई बात नहीं, बाकी जितने भी आपकी हेल्प हो पाएगी इस चीज के रिगार्डिंग, वैसे कोई नोट्स हो, वैसे कुछ भी हो, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टाइम टू टाइम। अब ये आपका रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, ओटीआर होगी, ओटीआर के अकॉर्डिंग आपका बेसिक डिटेल ले दी जाएगी, वो आपके पीपीपी से हो या फिर आधार से हो, वो सारी के सारी इनसे उठा ली जाएगी। ठीक है, अब ये बार बार इन पे फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि फीस में कंसेशन जो हो पीपीपी और आधार से ही है। वो कैसे होगा, वो ये है देखो, 50% मतलब जो फीस है ना वो 1000 रुपए है। ठीक है, अगर कोई जनरल कैंडिडेट आपका पीपीपी या फिर आधार कार्ड देता है जो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है, उसकी फीस ऑटोमेटिकली 500 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका आधार कार्ड अगर नॉन रेजिडेंट देता है तो 50% उसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब अदर कैंडिडेट जो आपका 25% हुआ, मतलब कि जो कैटेगरी कैंडिडेट 250 होगा, और जो लेडीज है वो भी आपकी 250 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर होगा। जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 500 पे करेंगे, और रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो आपको 250 पे करेंगे। ठीक है, ये होगा फी स्ट्रक्चर। मेन चीज जो फी में थी वो यही थी जो आपको जानने की जरूरत थी। ठीक है, और बाकी जितने भी रूल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको जानने की जरूरत थी, जो आपको पता लगने चाहिए, तो मैंने सारे के सारे इसमें डिस्कस कर लिए। और कुछ सारी ऐसी चीज हो जाती है जो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर पाता, जो मेरे माइंड में नहीं आती, वो टाइम टू टाइम एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। और कुछ रह गई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि भाई ये चीज मैंने थोड़ा सा एरर है इस चीज में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका मैं एक अच्छे तरीके से आपको या तो मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। हो सकता है कई सारी चीज आपको समझ में ना आई हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा। बाकी कुछ ऐसा था नहीं इसमें जो आपको समझ में ना आया हो। अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो सारी प्रिपरेशन से या फिर कुछ अपडेट हो, बेशक किसी भी चीज से रिलेटेड हो, मैं आपके साथ इसमें आगे जुड़ा रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।